Hey guys, welcome to back my YouTube channel. Today I start Political Science Class 7th NCERT. ठीक है, ये हमारा चैप्टर 1 ऑन इक्वलिटी. इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल. जो हमारा भारतीय संविधान है वो रिकॉग्नाइज करता है प्रत्येक व्यक्ति को समान. ठीक है, दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, जिसमें क्या है कि महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं. ठीक है, फ्रॉम ऑल कास्ट, चाहे वो जिस कास्ट से हो, रिलीजन से हो, ट्राइब्स, कोई भी उनकी जनजाति हो, एजुकेशनल मतलब कोई भी पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए. एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका चाहे जैसा हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज एज इक्वल. दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वलिटी सीजेस टू एग्जिस्ट. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि असमानता समाप्त हो गई है. इट डज़ नॉट, ये भी मतलब कहा नहीं जा सकता कुछ. बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया, लेकिन कम से कम जो भारतीय हमारा जो भारत है, मतलब भारतीय लोकतंत्र है, द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी, जो इक्वलिटी का सिद्धांत है, ऑफ ऑल पर्सन इज़ रिकॉग्नाइज, सभी व्यक्ति के लिए लागू होता है. वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, जबकि पहले कोई मतलब ऐसा कोई कानून नहीं था, कोई भी एग्जिस्टेड में नहीं था कि लोगों को प्रोटेक्ट कर सके भेदभाव से, कोई ऐसा कानून नहीं बना था. ठीक है, एंड आइल ट्रीटमेंट नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एज इक्वल. अब ऐसे कई लोग हैं जो यह देखने के लिए काम कर रहे हैं कि लोगों के साथ सम्मानपूर्व व्यवहार किया जाए, समानता का व्यवहार किया जाए. ठीक है, तो दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान में मतलब इसके कई सारे प्रावधान हैं. फर्स्ट दैट, पहला ये है कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, विधि के शासन में प्रत्येक व्यक्ति समान है. व्हाट दिस मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, इज़ दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता अ डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉज. मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो देश के जैसे राष्ट्रपति हैं या कोई भी जैसे संवैधानिक पद हैं, तो उनके लिए ये मतलब लागू होगा या नहीं लागू होगा. तो इसका यही मतलब हुआ कि जैसे ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, समान व्यवहार किया जाता है, लेकिन जो संवैधानिक पद होते हैं तो वो अपने कार्यकाल में उनके ऊपर कोई मतलब केस नहीं हो सकता है या उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक वो अपने संवैधानिक पद पर तैनात हैं. ठीक है, तो ये मतलब बताया गया कि ये इक्वलिटी कैसी है, ये मतलब यही चीज़ मतलब दर्शाना की कोशिश की गई है. ठीक है, तो फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉ. सेकेंड, दूसरा ये है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन. कोई भी व्यक्ति के साथ जो भेदभाव होता है अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, धर्म के आधार पर, नस्ल, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, और वेदर दे आर फीमेल और मेल, फिर वो अगर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू आल पब्लिक प्लेस. तीसरा है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल किया गया प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स, आल पर्सनस कैन यूज़ पब्लिक अवेलेबल विल्स. मतलब सभी जो पब्लिक है, सभी नागरिक हैं, उनको मतलब ये अधिकार है कि वो सारी जो पब्लिकली अवेलेबल चीज़ें हैं उनको यूज़ किया कर सकते हैं. रोड्स एंड बाथिंग घाट्स. फोर्थ ये है कि अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड. जो अस्पृश्यता है उसको मतलब बिल्कुल ही एकदम समाप्त कर दिया गया है. फोर्थ में यही बोला गया है. ठीक है, तो द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड, दो तरीके हैं जिसमें गवर्नमेंट ट्राई कर रही है टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज़ गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कि भारत मतलब भारतीय संविधान में ये होना चाहिए इक्वलिटी, टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज़ गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फर्स्ट थ्रू लॉ. मतलब कानून के द्वारा समानता को लागू करना. एंड सेकंड, थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़. और दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है और स्कीम्स हैं वो हेल्प करती हैं जो हमारी जो समुदाय है, जो जो मतलब डिसएडवांटेज, जो हानि में समुदाय है हमारा, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है या स्कीम नई नई आती हैं
तो वो उन समुदायों के लिए हेल्प करती है, बहुत सहायता करती है। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। कई सारे ऐसे कानून हैं भारत में जो मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं लोगों को राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, जिनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। इन एडिशन टू लॉज, इसके अतिरिक्त, कानून के अतिरिक्त, द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स। इसके अतिरिक्त क्या होता है, कानून के अतिरिक्त भी द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो सेटअप, जो हमारी सरकार होती है वो स्थापित करती है कई सारी स्कीम्स को जो इम्प्रूव करती हैं लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज़। कम्युनिटी जो समुदाय है उसके जीने का तरीका, एंड जो इंडिविजुअल्स व्यक्ति हैं उनकी जो जीवन में सुधार है, कई सारी चीज़ें, प्रोग्राम जो होते हैं, कई सारी स्कीम जो होती हैं हमारे लिए सहायक होती हैं। हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरी, जिनके साथ कई शताब्दी से असमानता का व्यवहार किया जाता है, तो ये सब प्रोग्राम उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। दिस स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, दिस स्कीम्स आर इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, ये सारे कई सारे अवसर लाते हैं फॉर पीपल, लोगों के लिए, हु हैव नॉट हैड दिस इन दिस पास्ट, पहले जो पास्ट में इनके लिए नहीं था। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। एक और कदम जो सरकार द्वारा उठाया गया था इसमें शामिल है मिड डे मील स्कीम। भाई मिड डे मील स्कीम तो आप सभी लोग जानते होंगे। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम। दिस रिफर्स टू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ गुड लंच। मतलब खाना बनता था, और जो प्राइमरी स्कूल है उसमें खाना बनता था और बच्चों को ये प्रोवाइड किया जाता था लंच में सरकार के द्वारा, जिसे हम मिड डे मील बोलते हैं। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, मतलब भारत में ये पहला स्टेट है तमिलनाडु जहाँ पे ये यही शुरू हुआ था। इंट्रोड्यूस दिस स्कीम, मतलब यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। एंड इन 2001 में ये मतलब शुरू हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद इन 6 मंथ्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट से इसकी शुरुआत करने के लिए कहा, और कहा कि इसको 6 महीने के भीतर आप लोग शुरू करिए। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मेनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, इस प्रोग्राम से कई सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिले हैं। दिस इंक्लूड्स द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन, कई सारे जो पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चे हैं, वो इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल, वो रोज़ आएंगे स्कूल और इनरोल करेंगे। टीचर्स रिपोर्टेड दैट, टीचर ने रिपोर्ट भी जारी किया, अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफ्टन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल। मतलब बच्चे अक्सर क्या करते थे, घर जाते थे खाना खाने के लिए लंच में, लेकिन वो दोबारा फिर स्कूल नहीं आते थे। बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव। लेकिन मिड डे मील के द्वारा कई सारे ऐसे इम्प्रूव हुए हैं, उनकी उपस्थिति में सुधार हुआ है। और देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू बी इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड द चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे। मतलब दिन के समय जो उनकी माताएं हैं वो जो काम करती थी तो बच्चों को फीड कराने के उसमें उनको काम में बाधा आती थी। नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं था। दिस प्रोग्राम हैज़ आल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिसेस, और ये प्रोग्राम मतलब जो जाति का पक्षपात होता था उसको रिड्यूस यानी कम करने में भी मददगार रहा है। बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन द स्कूल, मतलब स्कूल में कई सारे कास्ट के बच्चे होते हैं। ईट दिस मिड डे मील टुगेदर, मतलब जो ये खाने का खाते हैं साथ में बैठकर। एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेस, कई प्लेस पर दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। और जो दलित वुमेन होती हैं, दलित महिलाएं होती हैं, वो भी एम्प्लॉयड होती हैं, काम करती हैं, वहाँ पे खाना बनाती हैं। द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प्स रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट। और जो मिड डे मील ने ये भी एक हुआ है कि जो भूखे बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, तो उनको भी पोषक तत्व से भरा भोजन मिल पाता था। तो ये एक प्रकार से उनके लिए बेनिफिट है। हु ऑफ्टन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसनट्रेट बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी। जो अक्सर भूखे पेट स्कूल आते थे, फिर वो पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था उनका। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन। जबकि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम कई सारे प्ले कर चुकी थी एंड इम्पॉर्टेंट रोल भी निभा चुकी थी, और इसमें मतलब समानता के अवसर बढ़ते दिख रहे थे। देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति
और जो इनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे आते थे, पढ़ते थे, तो इन सब में क्या हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी। देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंस इन आवर country between schools that the rich attend and those the poor attend. Even today, there are several schools in the country in which Dalit children are discriminated against and treated unequally. कई सारे स्कूल में अभी भी ये हो रहा है कि जो दलित चिल्ड्रन हैं, दलित बच्चे हैं, उनके साथ भेदभाव के खिलाफ जो भी होता है अनइक्वली, असमानता के बारे अभी भी किया जाता है। कई सारे स्कूल में देखा गया है। These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected. उनकी गरिमा की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन फॉर द लॉ रिक्वायर्स इट। लेकिन ये कानून के द्वारा जो हमारा जो इक्वल है, राइट है, ये बहुत मतलब इस चीज़ को कम कर दिया गया, डिस्क्रिमिनेशन को बहुत हद तक कम कर दिया गया है। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इन दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। लेकिन एक मेन रीज़न है फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली, कि उनका जो माइंडसेट हो चुका है, एटीट्यूड है, वो भी धीरे धीरे स्लो वो माइंड पे ट्रैक पे आ रहा है। इवन तो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ। आज भी व्यक्ति जागरूक हैं डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। कानून के द्वारा दे कंटिन्यू टू treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women. वो मतलब नियमित रूप से लोगों को अनइक्वल उनके साथ असमानता करते थे, जैसे कि जाति के आधार पर, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन। और अगर वुमेन है तो उनके साथ भी यही होता था कि अनइक्वली माना जाता था। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर। जब लोग बिलीव करने लगे कि कोई किसी से अब कम नहीं है, एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, और सभी की गरिमा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दैट पर्सन एटीट्यूड्स कैन चेंज। धीरे धीरे उनका माइंड सेट होने लगा, ट्रैक पे आने लगा, और उनका जो एटीट्यूड था धीरे धीरे बदलने लगा। एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। समानता की जो स्थापना है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में करने के लिए इज़ अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल, बहुत नियमित स्ट्रगल किया गया, बहुत नियमित संघर्ष किया गया, एंड वन इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू, एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक। मतलब कई सारे जो समुदाय थे सोसाइटी के, उन्होंने मतलब बहुत सहयोग दिया है, और जिसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे भी पढ़ सकते हैं। इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी, मतलब अन्य डेमोक्रेसी समानता की समस्याएं क्या थी। यू आर प्रोबेबली वॉन्डरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज़ इनइक्वली and where the struggle for equality continue to exist. The truth is that in many democratic countries around the world, मतलब जो हमारा संसार है उसके आसपास जो कई सारी जो लोकतांत्रिक हमारी कंट्री हैं, तो उसमें क्या होता था कि द इश्यूज ऑफ इक्वलिटी कंटिन्यूस टू बी की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल। उसमें कई सारे समुदाय थे जिनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। जैसे कि एग्जांपल के लिए, सो फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे हमारा अमेरिका देश है, द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं जिनके जो एंसेस्टर्स वंशज वर द स्लेव्स, और जो सेवक हैं वर ब्राउट ओवर फ्रॉम एरिया, वो अफ्रीका से आए हैं, जो अफ्रीका से लाए गए हैं या आए हैं, कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लिव्स टूडे एज लार्जली अनइक्वल। उनके साथ मतलब बहुत असमानता का वर्क किया जाता था, पहले बहुत किया जाता था, अब तो बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. 1950 में ये चीज़ हुआ था कि इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन, सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब प्रियर टू दिस, पहले अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली, पहले दोनों में मतलब बहुत असमानता थी। यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वलिटी, मतलब वो मना कर रहे थे इक्वली कोई दर्जा नहीं दे रहे थे अफ्रीकन को, तो थ्रू लॉ। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, जब वो इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल है, व्हेन ट्रैवलिंग द बस, जब वो मतलब बस यात्रा कर रहे थे,
दे इधर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस, बस के पीछे में बैठते हैं, एंड गेट अप फ्रॉम देयर सीट, और सीट पे बैठते हैं व्हेनेवर अ वाइट पर्सन विश टू सिट। लेकिन क्या होता है कि एक वाइट पर्सन, गोरा व्यक्ति आता है, वो चाहता है कि मैं यहाँ बैठूँ। रोसा पार्क्स 1913 से 2005 के बीच की बात है, वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, बहुत ज़्यादा मतलब काम करके पूरे दिन थक गई थी, तो वो बैठी हुई थी। सी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट, वो अपनी सीट देने से मना कर देती है। ऑन अ बस पर अ वाइट मैन ऑन 1 December 1955, her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated, and which came to be known as civil right movements। तो ये तभी की बात है जब वो महिला अपनी सीट देने से मना कर देती है, तभी से वहाँ से स्टार्ट हो जाता है एक बहुत बड़ा आंदोलन असमानता के खिलाफ अफ्रीकन अमेरिकन में। वो जो उनके साथ असमानता व्यवहार किया जाता था कि गोरे व्यक्ति आए हैं तो उनके लिए खाली कर दो सीट, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन छिड़ा, और इसकी शुरुआत यहीं से हुई, विच केम टू बी नोन एज, जिसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, सिविल राइट मूवमेंट्स। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, जिसने क्या किया कि डिस्क्रिमिनेशन को एकदम बंद ही कर दिया, एकदम समाप्त कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जो रेस नस्ल के आधार पर होता था, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। इट आल्सो स्टेट दैट ऑल schools would be open to African American children, and that they would no longer have to attend separate school, especially set up for them. However, despite this, the majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. हालांकि इसके बावजूद अ मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन, एक बहुत बड़ी संख्या में, बहुत मात्रा में जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, कंटिन्यू टू बी एमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। बहुत सारे जो गरीब लोग थे उनके बीच मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल, जो कई सारे गरीब बच्चे थे तो वो अटेंड करते थे गवर्नमेंट स्कूल में। दैट दे हैव फ्यूअर फैसिलिटीज़, उनको बहुत मतलब थोड़ी सी फैसिलिटी, कम सुविधा मिलती थी, एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर, और ख़राब टीचर मतलब पुअरली, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कम पढ़े लिखे थे, कम क्वालिफिकेशन थी इन कंपेरिजन प्राइवेट क्वालिफिकेशन टीचर एज़ कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स। वाइट स्टूडेंट थे जो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, और जो उनके जो टीचर्स थे वो बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन थी उनकी, लेकिन जो ब्लैक वाले थे तो उनके साथ यही होता था कि पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स ही पढ़ाते थे, as compared to white students who either go to private school or live in areas where the government school are as highly rated as private school. Challenge of democracy. No country can be described as being completely democratic. कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसको डिस्क्राइब कर सकें पूरी तरह से लोकतांत्रिक। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल, वहाँ की जो बहुत हमेशा से जो कम्युनिटी, समुदाय हैं एंड व्यक्ति हैं, ट्राइंग टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ट्राई करते हैं, एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज। सेंट्रल टू दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल। बहुत ज़्यादा इसके लिए संघर्ष हुआ, सभी व्यक्तियों के बीच की उनको समानता का व्यवहार किया जाए, एंड फॉर दैट डिग्निटी टू बी मेंटेन, और उनकी गरिमा को मेंटेन किया गया। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इशू ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लिव्स इन डेमोक्रेटिक इंडिया। is as well as the issue central of this is the struggle for the recognition of all person as equal and for their dignity to be maintained. In this book you will read about how this issue of equality, जो इक्वलिटी है की समस्याएं हैं, वो अफेक्ट करती हैं कई सारे पहलुओं को जो हमारे मतलब डेली रोज़मर्रा के जो जीवन में भारतीय संविधान के हैं। ठीक है, एज यू रीड दिस चैप्टर्स think about whether the equality of all person and their being able to maintain the unity is upheld. द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन, सभी व्यक्ति की जो समानता है, एंड दे आर बीइंग एबल टू मेंटेन, और उनको मतलब मेंटेन करने के लिए और उनकी गरिमा को मेंटेन करने के लिए इस चीज़ क्या हुआ, सही ठहराया गया है। एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 15 है उसे कुछ अंश लिया गया है, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ।
डिस्क्रिमिनेशन को एकदम रोकना, किसके आधार पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जो बर्थ प्लेस होती हैं वो, उनके आधार पर ये जो भेदभाव है उसको रोकने के लिए प्रयास किया गया आर्टिकल 15 में। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth of any of them. No citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public रेस्टोरेंट, होटल एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। उनको मतलब पब्लिक जितनी भी चीज़ें थी जहाँ जहाँ थी, जैसे कि रेस्टोरेंट है, हॉस्टल है या होटल्स हैं एंड प्लेस है जो पब्लिक एंटरटेनमेंट है, तो वहाँ पे जा सकते थे, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। और द यूज़ ऑफ wells, tanks, bathing guards, roads and place of public resort maintained wholly or partly out of state फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक। जितनी भी सामान चीज़ें थी जो पब्लिकली थी, तो उनको सभी लोग यूज़ कर सकते थे, किसी के लिए कोई भी रोक टोक नहीं था। ये चीज़ हमें मिलता है आर्टिकल 15 से। और बाकी के नहीं, ये क्वेश्चन आंसर आप लोग इनको पढ़िएगा, करिएगा, नहीं हो पाएगा कमेंट करिए, मैं बताऊँगी। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसीज़, ये तो सार्वभौमिक मताधिकार है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट दोज हु आर 18 एंड वो जो मतलब 18 साल के वयस्क हैं या उससे अधिक हैं, सिटीजन नागरिक हैं, हैव द राइट टू वोट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। मतलब बिना किसी सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के वोट दे सकते हैं। डिग्निटी मतलब दिस रिवर्स टू थिंकिंग ऑफ वनसेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब किसी की गरिमा को एकदम उनकी रिस्पेक्ट करना, यही चीज़ डिग्निटी है हमारी। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट, ये एक हमारा डॉक्यूमेंट है दैट लेज डाउन द बेसिक रूल्स, जिसमें बेसिक रूल्स हैं एंड रेगुलेशन है फॉर पीपल, लोगों के लिए, एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो, और जो सरकार है मतलब जो देश की सरकार है वो भी इसको फॉलो करती है। सिविल राइट मूवमेंट्स में जैसा कि आपको बता ही चुकी हूँ, मूवमेंट दैट बिगन इन यूएसए, ये जो मूवमेंट है ये कहाँ से शुरू हुआ है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, इन 1950 1950 में, विच अफ्रीकन अमेरिकन पीपल डिमांडेड इक्वल राइट, जिसमें जो अफ्रीका और अमेरिका के जो लोग हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें भी इक्वल राइट्स, समान अधिकार मिलना चाहिए, एंड इन टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और जो नस्लीय आधार पर जो भेदभाव होता है उसको समाप्त किया जाए। ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।